अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और रवाम और मैं हूँ मारिया जदू। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ लापता होने वाला हेलीकॉप्टर, उसका मलबा जो है वो आज सुबह मिल चुका। ISPR ने इस हवाले से तस्दीक भी की है और कौम को बताया है कि कोर कमांडर 12 के जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली साहब थे, वो इस हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए हैं। और इसी के साथ साथ उनके जो दीगर साथी थे जिनमें DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद साहब, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद साहब, मेजर सईद अहमद साहब, मेजर मोहम्मद तलहा और उसके साथ साथ नाइक मुदस्सिर फयाज भी उनके साथ मौजूद थे। और ISPR के मुताबिक नाजरीन, ये हेलीकॉप्टर का जो मलबा है ये मूसा गोट से मिला है आज सुबह और हेलीकॉप्टर को हादसा ख़राब मौसम के बाइस पेश आया है। हेलीकॉप्टर जो ये था, जो वहाँ पर बलूचिस्तान में जो हम सूरत हाल नाजरीन देख रहे हैं, सैलाब ज़दगान का जो रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, उस हवाले से ये रिलीफ ऑपरेशन के सिलसिले में वहाँ पर मौजूद था। और जब ये हेलीकॉप्टर अपनी वापसी की जानिब रवां था तो ये हादसा ख़राब मौसम के बाइस जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक ये पेश आया है। नाज़रीन, ज़ल्ज़ला हो, सैलाब हो या तूफ़ान हो, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाक आर्मी, वो सबसे पहले फ्रंट लाइन पर हमेशा हमें नज़र आई है। और इस बदकिस्मत हेलीकॉप्टर में जो 12 कोर के कमांडर मौजूद थे, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद साहब, वो खुद भी इस फ्रंट लाइन पर हमने देखा कि मौजूद थे और उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। पाक फ़ौज की बात की जाए, चाहे हाई रैंक की बात की जाए, चाहे लो रैंक की बात की जाए, अपर से लेके लो तक तमाम अफसरान और नौजवान पाकिस्तान में कोई भी सूरत हाल हो, चाहे सैलाब हो, ज़ल्ज़ला हो, उसके लिए हमेशा फ्रंट लाइन पर मौजूद रहते हैं। और ये जो हेलीकॉप्टर का जो हादसा पेश आया है ये उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। और इसी हवाले से वो जो सैलाब ज़दगान थे वहाँ पर बलूचिस्तान में मौजूद, उनकी ऑपरेशन में जो है ये मसरूफ़ था ये हेलीकॉप्टर। और ये तमाम जो इस हेलीकॉप्टर के अंदर जो अफसरान थे वो भी मसरूफ़ थे इसी ऑपरेशन के, रिलीफ ऑपरेशन के लिए। तो ये जो शहदा जो इस वक्त आज जो जिनकी खबर सामने आई है, उसके बाद से आज अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में फ़िज़ा सोगवार है और हर आंख अश्कबार है। और इसी के साथ साथ इस अफसोसनाक हादसे में शहीद होने वाले जो अफसरान थे, जो जवान थे, उनको पब्लिक न्यूज़ की जानिब से, प्रोग्राम रियासत और अवाम की जानिब से, हम सब की जानिब से सलाम पेश करते हैं। और इसी तरह ही हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे अफसरान फ्रंट लाइन पर पाकिस्तान के लिए जैसे हमेशा से थे और आगे भी रहेंगे। इसी के साथ साथ नाज़रीन आगे मूव करते हैं। आज प्रोग्राम में अगर करें, आज का जो सबसे बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन का सामने आया है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर ममनुआ फंडिंग का ये केस साबित हुआ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी किया है, इस हवाले से अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात की जाए तो उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने का भी ऐलान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से सामने आया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अगर मैं नाज़रीन आपको बताऊं तो ये कहा गया है कि पार्टी अकाउंट से मुतालिक जो बयान दिया गया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, जो बयान हल्फी दिया गया था, उसको झूठा भी करार दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला सामने आया है उसके मुताबिक 34 गैर मुल्की शहरियों की जानिब से और 351 कंपनीज की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फंड जो है लिया है। और ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ममनुआ फंड्स लिए हैं। 13 नामालूम अकाउंट्स भी सामने आए हैं और ये भी सामने आया है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और UAE से मुख्तलिफ सूरतों में जो है वो एहतियात भी लिए गए हैं। और PTI जो इन अकाउंट्स के बारे में हल्फी जमा करवाया था उन्होंने इलेक्शन कमीशन में, उसको भी बताने में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नाकाम रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। और ये भी कहा गया कि आइन के मुताबिक अकाउंट्स छुपाना ये गैर कानूनी है। और इसी के साथ साथ जो आरिफ नकवी साहब हैं, उनकी कंपनी से 21,21,500 अमरीकी डॉलर्स ममनुआ फंडिंग के हवाले से लिए गए। ऐसे मुख्तलिफ केसेस के बारे में भी इस पूरे फैसले के अंदर जो है वो डिटेल्स दी गई हैं। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि इमरान खान ने जो फॉर्म जमा कराया था, जो फॉर्म 1 जमा करवाया गया था, जिसमें सारी इन्वेस्टिगेशन के जो है जो क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए थे, उस बयान हल्फी को भी, उस फॉर्म 1 को भी झूठा और झूठ पर मबनी जो है वो करार दिया गया है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस फैसले को मुस्तरद किया है। और आज के अगर हम दिन की बात करें तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमने
सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लिया नाज़रीन, तो वन बाय वन उन प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी बात करेंगे और बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये जो ममनुआ फंडिंग का केस सामने आया है, अब इसके कानूनी नताइज क्या होंगे, और उसके साथ साथ जो ECL में नाम डाले गए हैं, हुकूमत जो गौर कर रही है तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और चेयरमैन इमरान खान साहब के नाम जो है वो ECL में डाले जाएंगे, उस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देखी हैं, उस पर भी आप बात करेंगे कि आज पूरा दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई हैं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो फैसला सामने आया है उसके बाद का ट्रस्ट नहीं है, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी इस पर जो है वो बात कर रही है। तो ब्रेक का टाइम है नाजरीन, अब ब्रेक के बाद हम इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। अब ब्रेक के बाद हमारे स्टूडियोज़ में गेस्ट भी मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून अहमद पंचोटा साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर क्विकली आऊंगी, आज इलेक्शन कमीशन का जो ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से फैसला सामने आया और साबित हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग जो है वो की गई है उनकी तरफ से। इस तमाम फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं, खासकर अगर कानूनी पॉइंट्स की बात की जाए तो? लीगैलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस फैसले को देखें तो इस फैसले के अंदर प्राइमरली एक ही चीज है कि प्रोहिबिटेड फंडिंग आई है और उसको कॉन्फिस्केट करने की पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। उसके अलावा जो बात की गई है इमरान खान साहब की सबमिशन की ऑफ द एफिडेविट, पहली तो बात है वो एफिडेविट है ही नहीं, इट्स अ सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेट को एफिडेविट ट्रीट करके उस पर 62(1) की कार्रवाई की जो बात की जा रही है, मैं उससे बुनियादी तौर पर इख्तलाफ करता हूँ। क्योंकि एक तो ECP अदालत नहीं है, कोर्ट नहीं है, सेकेंडली अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है बिफोर सुप्रीम कोर्ट या एनी अदर कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई खान साहब, एंड थर्डली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है वो एफिडेविट की वैल्यू वो नहीं हो सकती। सर्टिफिकेट जो है वो ऐसी हैसियत रखता है जैसे कि आप कहें कि मेरी एस्टिमेशन में, और अगर आप वर्ड भी देखें तो उन्होंने इनएक्यूरेट इस्तेमाल किया, उन्होंने इलीगल या फेक या फॉल्स एफिडेविट इस्तेमाल नहीं किया। सो इनएक्यूरेट का मतलब ये है कि आपकी एक्यूरेसी में एक चीज 27.5 है, मेरे 27 है, तो उसमें एक बुनियादी गलती जरूर हो सकती है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइडेड, जो कि इस केस में ऑडिटेड अकाउंट्स हैं। सो अगर आप उसको उस एंगल से देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मामला बनता है जिसमें कोई आई थिंक उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। बट यस, जो प्रोहिबिटेड फंड हैं वो कॉन्फिस्केट होंगे और इनके पास इख्तियार है कि ये अपील भी फाइल करेंगे, इसलिए कि आई थिंक PTI फाइल कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो उन्होंने फैसला किया है कि इसको चैलेंज किया जाएगा। लेकिन अहमद साहब, आप मुझे बताइएगा क्या समझ रहे हैं, खासकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जो कुछ अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तानी शहरियों के हैं और पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से जो है वो फंड्स किसी ना किसी एस्पेक्ट में दिए गए हैं, उसको जब वो ममनुआ फंडिंग करार दिया जा रहा है, तो इस एस्पेक्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम ये कि जो तो क्लियरली पाकिस्तानी शहरियों की फंडिंग है उसको अगर आप फॉरेन फंडिंग डिक्लेयर करेंगे या प्रोहिबिटेड, वो तो बड़ा क्लियरली सब्जेक्ट मैटर है। उसके अलावा भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं लेकिन उनको शो नहीं किया गया, जैसे दे आर फॉरेन कंपनी। मैं पर्सनली इसको ऑन अ होलिस्टिक व्यू अगर आप देखें तो ये मेरे नजदीक एक टेक्निकल जस्टिस है, और ये शायद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो। अगर आप इस तरह चीजों को इन्फोर्स करना शुरू करेंगे, देखिए इस फॉरेन फंडिंग का या प्रोहिबिटेड फंडिंग का मकसद ये है कि कोई ऐसी फंडिंग ना आए जो कि फंडिंग कल को इस्तेमाल हो सके या किसी एजेंडा बेस के ऊपर एक चीज चले। लेकिन अगर आप उसको इस लेवल पर जाकर इन्फोर्स करना शुरू कर देंगे तो मैं आपको ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वाइप आउट हो जाएंगी। और क्या फिर कहते हैं पंजाबी में कि सुंजियां हो जान गलियां से मिर्जा याद करें, फिर आपकी सारी पॉलिटिकल फोर्सेज जो है दे विल बी एक्सटिंक्ट। ये तो आप जब चीजों को इन्फोर्स कर रहे होते हैं, हमारे प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि जो टेक्निकलिटीज हैं दे शैल नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ सब्सटैंटिव जस्टिस। अब अगर आप टेक्निकलिटीज को उस तरह लेके चलेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि उनका इम्पैक्ट वो नहीं आएगा जो कि एक्चुअली आना चाहिए। और पॉलिटिकल क्लास के लिए तो बिल्कुल इसकी लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होनी चाहिए फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो अहमद साहब, आज अगर हम नून लीग की बात करें, नून लीग भी पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, वो बार बार यही दावा कर रहे हैं कि ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो है ये फैसला सामने है, जबकि इलेक्शन कमीशन खुद इस हवाले से कह चुकी है कि फॉरेन फंडिंग नहीं जबकि ममनुआ फंडिंग इसको कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आपका अगर कानूनी मौक़िफ़ में जानना चाहूँ इस एस्पेक्ट में, तो वो किस तरह से आप इस चीज़ को काउंटर करेंगे? जी, फॉरेन फंडिंग जो है वो तो कम्प्लीटली एक डिफरेंट चीज है। तो फ्रॉम डे वन मेरा व्यू है कि प्रोहिबिटेड फंडिंग है, और प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है
उसमें अगर एट बेस्ट आर्टिकल 205 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 में कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके अलावा आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन का ये मैंडेट करता है कि पार्टीज में सारी फंडिंग जो है उसको काउंट फॉर करना है, और ईसीपी की ये ड्यूटी भी है कि वो तमाम जो फंडिंग है उनको हर एग्जामिन करें या उसका प्रॉपर ऑडिट करें। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि सिर्फ पीटीआई की आपको केस में जजमेंट नजर आई है, वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था सबकी आए। मैं तो समझता हूँ कि कल को अगर सबकी जजमेंट्स आए, जो मैंने बात पहले की है, उसकी बेसिस पे तो आपकी सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज फारिग हो जाएंगी। ये डेफिनेटली लॉ की इंटेंट नहीं है, डेफिनेटली आइन की इंटेंट नहीं है। आइन की इंटेंट बड़ी क्लियर है और लॉ की भी, कि ऐसी फंडिंग जो कि पाकिस्तान में बाहर से आए, जिस पर कोई एजेंडा ड्राइव किया जाए या कोई पॉलिसी ड्राइव की जाए या कोई लेट्स एक सर्टेन सेक्ट की आ रही है, उसको रोकना मकसद है। ये मकसद नहीं है कि लोगों ने $100 दिए हैं या किसी ने $1000 दिया, किसी ने ₹1,00,000 दिया अपनी पार्टी के लिए, तो उस पर आप उस पार्टी को डिस्क्वालीफाई करेंगे। मैं आपको होलिस्टिकली सब्सटेंटिव उसका व्यू बता रहा हूँ। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने के अलावा इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शन है इस केस को आगे प्रोसीड करने के लिए? देखिए, इस पर 2-3 ऑप्शन है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो ओवरऑल जजमेंट चैलेंज होगी, लेकिन जब 62 की कार्रवाई शुरू होगी जो कि वो करेंगे, तो उससे पहले उसको चैलेंज करेंगे उसकी सर्टिफिकेट की हैसियत को, कि वो सर्टिफिकेट है या नहीं है। और उसके अलावा भी खान साहब की जो स्ट्रैटेजी है वो ये होनी चाहिए कि उसको जितना डिले कर सके, जो कि टेक्निकली लीगली पाकिस्तान में एक प्लॉजिबल रेमेडी होती है, और ये जरूर कोशिश करें कि बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का फैसला आ जाए, बिकॉज आई कैन टेल यू विद माय एक्सपीरियंस कि इट विल नॉट बी एनी डिफरेंट। ओके, ठीक है। और हुकूमत ने तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के नाम जो है वो ECL में डालने का भी इस हवाले से फैसला किया है। तो आप समझते हैं कि ये जो फैसला सामने आया इसमें इतने वैलिड इनफ पॉइंट्स हैं और इस वक्त जवाज़ मिल चुका है हुकूमत को कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन उनके तमाम रहनुमाओं के नाम ECL में डालें? इमरान साहब तो जी बहुत दफा कह चुके हैं कि अगर आपने डालना है जरूर डालें, इज नॉट गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान। ECL जो है वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट चीज है। वो उन सिचुएशंस में राइज करती है जहां पर चांसेस ऑफ एक्सकॉन्शन हो, या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की पॉलिसी है बड़ी क्लियर कि जहां पर आपको नजर आ रहा है लेट्स से कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, समझ आती है एक आदमी भागेगा। इस केस में किसी ने भाग के क्या करना है, ये तो बल्कि भाग के उल्टा और जगह जाके फंस जाएंगे। इफ दे वांट, आई थिंक इनके लिए तो ऑल द मोर रीजन है। ये बल्कि कोशिश की जा रही है, मशवरे लिए जा रहे हैं फ्रॉम द ऑपोजिशन साइड और द गवर्नमेंट साइड, किसी तरह ये निकल जाए और ये बात खत्म हो। ये बात की एंड नहीं होगी। हाँ, जिस फैसले को एक्सपेक्ट किया जा रहा था, थैंक गॉड उस तरह का फैसला नहीं आया, जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सलाह के लिए अक्रॉस द बोर्ड बहुत ही डेट्रीमेंटल होना था अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को बैन करते। फैसले में अभी भी बहुत ज्यादा सुकम है। नजर आता है कि लीगल राय नहीं ली गई। ये भी नजर आता है कि सादा लोगों ने ये फैसला लिया है जिनको बेसिक्स ऑफ द लॉ या बेसिक्स ऑफ द स्टैट्यूट इटसेल्फ के बारे में अहमियत नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो आईनी ड्यूटी अंडर आर्टिकल 218, 9, 220 उसको पूरा करने से बिल्कुल काफिर है। और वो नजर आ रहा है कि एक टारगेटेड कैंपेन है, जो कि उन्होंने ऑफ कोर्स पीटीआई ने ये भी शो कर दिया कि दे विल बी गोइंग अगेंस्ट देम बिफोर द सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल। अच्छा, साहब आपने बात की, आपने कहा कि ये ऐसे लग रहा है कि कोई कानूनी राय या कानूनी एस्पेक्ट को इतना नहीं कवर किया गया, बल्कि सादा लोगों ने फैसला लिखा। तो आप समझते हैं कि जो फैसला सामने आया ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया? इख्तियारात का तजावुज़ तो शायद कहना मुनासिब ना होगा, क्योंकि उनके इख्तियार में तो है एडवोकेट पढ़ने को मिलना। लेकिन जिस किस्म का फैसला है, ठीक है। अहमद साहब की आवाज़ में थोड़ा सा इशू आ रहा है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर माहिर कानून बैरिस्टर अहमद पंजोटा साहब मौजूद थे। उनसे हमने इस हवाले से जाना, जैसे वो इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से ये कह रहे थे कि फैसला ऐसे लग नहीं रहा कि इसमें कोई कानूनी राय को जो है वो अहमियत दी गई है, क्या कानून को या आइन को उस तरीके से जो है वो देखा गया है। लेकिन अब ये है कि अब चूँकि फैसला तो सामने आया, अब देखना ये है कि इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन हैं, वो किस तरह से इसको आगे लेकर चलेगी। और ख़ासकर हुकूमत उसमें जिसमें नून लीग भी आ जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आ जाती है, तो वो इसको कैसे लेकर आगे चल रही होगी, उनके पास क्या कानूनी ऑप्शंस हैं, उस पर भी हम आगे जाकर प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ममनुआ फंडिंग केस का जो फैसला है उसका आज फैसला सुनाते हुए कहा है कि PTI ने ममनुआ फंडिंग ली है। और इसी के साथ साथ ये फैसला आज नाज़रीन सुबह 10 बजे सुनाया गया था। और ये फैसला जो है वो इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने और 3 रुकनी बेंच का ये मुतफ़िका फैसला जो है वो सामने है। इस फैसले के अहम नुकात आपके साथ शेयर करूं तो इस फैसले के अहम नुकात यही है कि इस फैसले के अंदर ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग ली है।
13 नामालूम अकाउंट्स जो है वो सामने आए हैं, जिसके बारे में कोई डिटेल्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोवाइड करने में जो है वो प्रूव नहीं कर सकी उसको। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूएई से जो है ये एहतियात मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में लिए गए हैं। पीटीआई इन तमाम अकाउंट्स के बारे में डिटेल नहीं बता सकी, नाकाम रही है। आइन के मुताबिक इस फैसले में कहा गया है नाज़रीन के अकाउंट्स को छुपाना, जाहिर ना करना गैर कानूनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 34 गैर मुल्कियों जबकि 351 कारोबारी इदारों और कंपनीज से फंड्स लिए हैं। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी की कंपनी वॉटन क्रिकेट से भी ममनुआ फंडिंग ली है। आरिफ नकवी की कंपनी से तकरीबन 21,21,500 अमरीकी डॉलर्स लिए गए हैं और इसको भी ममनुआ फंडिंग के अंदर जो है वो डाला गया है, ममनुआ फंडिंग की गई है। यूए की कंपनी की तरफ से जो है वो 49,956 डॉलर्स ममनुआ फंडिंग के अंदर जो है वो जाहिर किए गए हैं। सियासी जमातों के आर्टिकल 6 से मुतालिक ममनुआ फंडिंग है, इस हवाले से बात भी की गई है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले में यह भी कहा गया है कि इमरान खान साहब ने फॉर्म 1 जो जमा करवाया है उसके अंदर बहुत सारी गलत बयानी भी हुई है और बहुत सारे फैक्ट्स झूठ पर भी मबनी है, इस हवाले से भी बात की गई है। और इस फैसले में यह भी कहा गया है कि पार्टी अकाउंट से मुतालिक जो भी चीजें जाहिर की गई हैं और जो चीजें छुपाई गई हैं वो गैर कानूनी करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इसी हवाले से जब ममनुआ फंडिंग केस का जब फैसला सुनाया और ये साबित हुई कि ये ममनुआ फंडिंग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई है, तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी भी किया है और फैसले में ये भी कहा गया है कि क्यों ना इनके ममनुआ फंड्स जब्त कर लिए जाएं और इलेक्शन कमीशन दफ्तर कानून के मुताबिक बाकी कार्रवाई भी शुरू करेगा। और इसी फैसले की कॉपी भी है हुकूमत के साथ शेयर की गई है, जिसके बाद हुकूमत की तरफ से ये फैसला भी सामने आया है कि तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का नाम ECL में जो है वो भी डाला जाए। तो ये कुछ अहम नुकात थे जो इसके अंदर शेयर किए गए हैं। बहरहाल इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी करेगी, जबकि आज हमने मुख्तलिफ नून लीग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी हैं। बहरहाल पूरा दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद हैं, लेकिन यहाँ में ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है और इस हवाले से और भी मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं सब पे बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम का टाइम दिया। सर कहिएगा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से जो है फैसला सामने आया है, 8 साल बाद तकरीबन ये फैसला सामने आया है। इसी हवाले से अगर हम बात करें, मुस्लिम लीग नून के 12 ऐसे अकाउंट्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 11 ऐसे अकाउंट्स हैं। आपके पार्टी के रहनुमा ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फैसले को 8 साल लगे तो हमारे फैसले को भी 8 या 8 साल से ऊपर लगना चाहिए। सर आप नहीं समझते कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ये तमाम जितने भी ममनुआ फंडिंग के पार्टीज के जो फैसले हैं ये इकट्ठे टेकअप हो, इनका फैसला सामने है, आप नहीं समझते कि आपकी पार्टी का भी हिसाब होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो हर बंदा समझता है, कानून आइन के तहत हर पार्टी के जब एक MNA जब इलेक्शन में आता है तो उसकी एक एक पैसे का हिसाब होता है, उसके हर चीज़ का अकाउंट को देखा जाता है और ज़रा कहीं भी अगर कोई खिलाफ वर्जी हो तो उसको डिसीट कर दिया जाता है जीते हुए MNA को। तो पार्टियां, हमारे कोई पार्टियां मुबर्रा थोड़ी है कानून से और आइन से, तो हर पार्टी का बिल्कुल पक्का हिसाब होना चाहिए। या तो फिर हम खुद तो कानून बनाने वाले हैं, या तो आप समझते हैं कि कहीं कानून को रिलैक्स होना है तो उसको वहाँ किया जाए। जो कानून है और जो आइन है और जो रूल्स हैं उसकी अगर मैं एज अ बिजनेसमैन समझ सकता हूँ। मैं तो हैरान हूँ कि स्टेट बैंक के पास देखिए ना एक एक फिगर है, कोई भी फिगर होती है ना स्टेट बैंक के पास होती है, कौन सा जो भी रेमिटेंस होती है, मैं एज अ बिजनेसमैन ये जानता हूँ।
तो ये 8 साल लग गए इस बात को। इस साल ये तो 8 मिनट भी नहीं लगने चाहिए थे। ठीक है, बात तो ये है। और फिर वो अकाउंट बताए ही नहीं गए। और एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने बेटे से तनख्वाह जो उन्होंने लेनी थी वो कहा गया कि रिसीवेबल क्यों नहीं किया। ये नहीं कि तनख्वाह ली गई है, सिर्फ ये कि आपने अपनी बुक्स में उसको शो क्यों नहीं किया कि मैंने लेनी है और मेरी वो वेल्थ है। तो उससे तो वो हमेशा के लिए नायल हो गए और पार्टी के लीडर भी ख़त्म हो गए। और अब जो है इतना रिलैक्स, एक तो 8 साल बाद, 8 साल क्या करता रहा है। अगर हम देखिए, अगर मुल्क चलाना है ना, मैं आपको बताऊं, कानून आइन और रूल्स के तहत होगा। ठीक है, हमने तो किसी पार्टी, और फिर अवाम अब इतनी जो है ना अवेयर है, इतनी उनको अंदाज़ा है अवाम को। हम जाते हैं ना लोगों के पास, तो आपके मीडिया ने और दिन रात की हमारे पॉलिटिक्स की डिस्कशंस ने लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर कर दिए। मैं अब यूके गया हुआ था, तो वहाँ पे बोरिस जॉनसन हट रहे हैं वज़ीर आज़म से। किसी एक बंदे ने मुझे डिस्कस नहीं किया कि बोरिस जॉनसन हट रहे हैं। उनका एक ऑर्डरली उनका तरीकाकार है, उसके हिसाब से नया प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। हमने तो एक मुल्क को पता नहीं क्या बना दिया। जैसे जैसे नहीं होता कि रोज़ का स्टॉक एक्सचेंज का रेट निकलता है, तो हम अपने मुल्क को कहाँ पहुँचा रहे हैं। और आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की आदत, या तो हम कानून और आइन को खुद जो बनाते हैं उसको रिलैक्स रखें और या फिर उस पर अमल करें। ठीक है, आज का जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, सर क्या समझते हैं इस पूरे फैसले को? तो आप देख कैसे रहे हैं? सेकेंडली, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसको जहां चैलेंज करने जा रही है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका है और जितना भी जो फैसला आज सामने आया ये सिर्फ एक बुग़्ज़ है। सबसे पहले तो देखिए ना, मैं ये कहता चलूँगा, आज जो हादसा हुआ है, जो सानिया हुआ है, वो पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा दुख वाला सानिया है। हम सबको उसके लिए, उनके लिए अफसोस, उनके लिए गम, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत, ये सब, क्योंकि वो बहुत बड़े एक उन्होंने किरदार है और उन्होंने काम किया। तो अब मैं ये हैविंग सेड दैट, मैं हैरान हूँ कि जो एक कोई तहरीक-ए-इंसाफ ऐसी कोई पार्टी निकली है जिसको ना वो अपोजिशन लीडर के साथ बैठना, वो कहते हैं अपोजिशन लीडर चोर है, डाकू है, सारे अपोजिशन वाले चोर डाकू हैं। पौने 4 साल तक हम उनको कहते रहे। मैं बार बार, मेरे ख्याल में को सैकड़ों बार तो मैंने कहा, क्योंकि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बिज़नेस और कॉमर्स विंग का सदर हूँ और पीछे मैं फाइनेंस कमेटी का जो नेशनल असेंबली उसका भी चेयरमैन रहा। कई बार उनसे कहा कि मुल्क को बचाने के लिए आइए मिल के बैठें, चार्टर ऑफ इकानमी करें। मैं हैरान परेशान हूँ कि उनका क्या है, ना तो वो किसी अपोजिशन को मानते हैं, अगर कोविड के ऊपर मीटिंग होती है तो वो मीटिंग से चले जाते हैं, ना वो इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है। अदालतें अगर 12 बजे खुल जाएं, इस तरह खुल जाएं कि हमारी मेजॉरिटी पूरी हो जाए और नो कॉन्फिडेंस के लिए पूरे वोट हो जाएं, तो उनका डिप्टी स्पीकर ऐसे ही असम्बलियों को भी तोड़ दे और ख़त्म कर दे, और 12 बजे अगर उसके लिए अदालतें ख़राब हो जाती हैं। अगर इलेक्शन हो, वो कहते हैं 40-40 करोड़ रुपए लोगों को दे रहे हैं, वो किधर गए 40-50 करोड़? यानी इल्ज़ाम ही इल्ज़ाम है, झूठ ही झूठ है, ये बिल्कुल द्रोह गोई की ये सियासत कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, अमेरिका है, वो अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क जिसके बगैर हमारी ना IMF कुछ देगा, ना FATF कुछ करेगा, ना हमारा और कहीं दुनिया में कहीं कोई ना कोई हमें इकनॉमिक कोई ना कोई कर्जे या उनके मर्ज़ी के बगैर होंगे। हम अपने मुल्क को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? इस एक इंतशार फैलाने के लिए ये पार्टी है, और आप मीडिया भी उसको इतना हाईलाइट कर रहा है जैसे कोई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कोई मौसम पैदा हुआ है। ये तो अब हम उस पर बात करेंगे कि इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उस हवाले से जो हुकूमत है वो क्या कर रही है, उस पर मैं आऊँगी। लेकिन मुझे से पहले ये बताएगा, आज 150 के हिसाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है, इतनी ढेर सारी, क्या अब मुस्लिम लीग नून भी नया बयानिया की तरफ जा रही है? और ख़ासकर शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो मुख्तलिफ राय हैं वो यही कहा जाता है कि ही इज़ नॉट द विनिंग प्लेयर और उसके लिए नवाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ेगा, तभी चीज़ें बेहतर वे में जा सकती हैं। नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के बिल्कुल स्टालबर्ट हैं, वो मेन हमारे कायद हैं, और वो ज़रूर, मैं अभी मिल के आया हूँ उनको 10 जुलाई को ईद वाले दिन। मैं उनको कोई 1.25 घंटा उनसे मेरी 1-to-1 मुलाकात हुई है और मैंने तफसील से उनसे मुलाकात, इसाक डार साहब से भी उनसे
और देखिए वो तो शुरू नून लीग की तो आज की एक्सपेक्टेशंस थी ना का फैसला आएगा, शायद कोई गिरफ्तारियां होंगी, इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन अभी कानूनी राय यही कह रही है कि इसमें तो भी टाइम लगेगा इन सब चीज़ों में। ये उसने कानून के तहत होना चाहिए। देखिए ना उसका तरीकाकार है कि पहले तो गवर्नमेंट लेके जाएगी, पहले तो कोई गवर्नमेंट अपना उसके ऊपर कोई कमेंट जो भी उनका करारदाद होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। हाँ, जो कानून के मुताबिक है वो हो, लेकिन मैं हैरान हूँ कि देखिए ना, अगर कानून की इतनी सरियन खिलाफवर्जी जिसमें कि अकाउंट का बताया ही नहीं गया, पैसे आए हैं, अरबों रुपए आए हैं, ठीक है, और वो नहीं बताया जा रहा, वो इतना मुश्किल क्या है यार। हम तो रोज़ हिसाब करोड़ों और अरबों का करते हैं एक 15 मिनट में, और ये स्टेट बैंक जैसा इदारा, अब अंदाज़ा कर लीजिए इसमें क्या इसमें है। चलो वो तो उसको भी नहीं मानेंगे, अभी स्टेट बैंक को भी नहीं मानेंगे, उन्होंने तो किसी को मानना ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे चैलेंज करेंगे ना, तो उसके बाद तो फिर आगे प्रोसीडिंग होगी तो पता चल जाएगा। करें, बेशक करें, लेकिन देखिए ना हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे कि हम 40-40, 50-50 करोड़ रुपए दे रहे पूरे मेंबर उनके आगे, और फिर इसके लिए वो हर बात में कहते हैं लिबर्टी चौक में इकट्ठे हो जाओ। यानी 40-40 एहतजाज करना तो उनका राइट है ना सर। एहतजाज का राइट है, इंतशार का राइट नहीं है। मुल्क में वो इंतशार फैला रहे हैं। तो ये कहते हैं कि भाई जब इलेक्शन होना है सुबह, और वो कहते हैं 40 करोड़ दे रहे हैं, वो 40 करोड़ तो निकला नहीं, फिर माफ़ी मांगना भी उनका राइट है, या उनको रिग्रेट नहीं करना चाहिए। किसी पे इल्ज़ाम लगा दें, किसी पे जो मर्जी इल्ज़ाम लगा दें, उसको चोर कह दें, डाकू कर दें, और फिर जब साबित हो जाए कि कोई 40-50 करोड़ किसी ने नहीं दिया वोट के, तो फिर कोई उनको माजरत करनी चाहिए नहीं। कोई अखलाकी, वो सादिक अमीन है, वो उनके अरबों रुपए फंड में निकल आए, सादिक अमीन है, उनके यहाँ वो जो तोशा खाना उन्होंने किया। अब मैं हैरान हूँ, मेरी तो सर झुक जाता है शर्म से। मैं सोचता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म को कोई हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट देता है, वो बाजार में बेच देता है आधे पैसे पे लेके। इस तरह तो अरबों रुपए दे के हमारा मुल्क ही ख़रीदा जा रहा है। और फिर ये जो अगर इंडियन और इसराइल की आई है इन्वेस्टमेंट, तो आपका मुल्क तो फिर इलेक्शनों में पैसे से ही इलेक्शन वोट खरीदे जा रहे हैं। तो फिर हमारे मेंबरों को तो कहते हैं, और ख़ुद अरबों रुपए जो बाहर से फंड लेके जो सियासत कर रहे हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं। फैसले करने पड़ेंगे। अगर हमने अपने मुल्क को चलाना है तो कोई ना कोई हमें डिसीजन करने पड़ेंगे। तो अब हुकूमत क्या सोच रही है इस हवाले से, खासकर मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है अब इस केस को आगे कैसे प्रोसीड करना है? देखिए, मैं मुस्लिम लीग नून का स्पोक्समैन नहीं हूँ, मैं तो एक अपनी राय आपको दे रहा हूँ। मुस्लिम लीग का ज़रूर मैं मेंबर हूँ नेशनल असम्बली का, लेकिन मुस्लिम लीग हमसे इतने मशवरे नहीं करते। वो चंद लोग हैं हमारे लीडर, जो लीडर आप लोगों की राय को उस तरह से फौकियत नहीं दी जाती। हमारे कोई राय ली नहीं गई। किसी पिछले 3-4 महीने में किसी काम पे कोई मीटिंग ही नहीं हुई पार्लियामानी पार्टी की। अच्छा, आप लोग आप हमें समझते हैं कि हम कोई है, हमारा तो कोई लेमैन है नहीं। कहा यह जाता है कि तमाम फैसले मिलजुल के होते हैं, जमहूरियत है, ये है पार्टी के अंदर। मैंने तो कहा मतलब जो बात ये सामने आती है कि एक डिवीजन है, वो है पार्टी के अंदर। मैं तो आसान सी बात करूँ, मैं मुस्लिम लीग के बिजनेस और कॉमर्स विंग का सदर हूँ। मैं पीछे मुस्लिम लीग की नई बनाई थी जो पार्लियामानी पार्टी नेशनल असम्बली की, उसकी फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन। बजट जो बनाना होता है ना, बजट आइन कहता है कि कौमी असम्बली बनाए, लेकिन ये कौमी असम्बली के ये सारे, मुझे पता ही नहीं है बजट कैसे बना। मेरे से एक लफ्ज़ नहीं पूछा गया, मेरे से दूसरे किसी से क्या पूछा जाना है। ये आप लोग अपने पे लगा देते हैं, क्योंकि जब जाते हैं ना हम इलाकों में, वो तो मुझे कहते हैं कि महंगाई हो गई, आपने की है, मुझे मेरे से पार्टी कुछ पूछती नहीं है। और मैं बार बार वज़ीर आज़म साहब से मिल के ये बात एहतजाज कर चुका हूँ कि हमारा पार्टी में सिर्फ पाकिस्तान में 35 साल में 33 साल जो वज़ीर ख़जाना बने हैं ना, आइन ये कहता है कि सेनेट भी कोई वोट नहीं देगी बजट के लिए, कौमी असम्बली के मेंबर बजट बनाए। 33 साल IMF के, वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के और एक्सपर्ट जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट है, जिन्होंने बिगाड़ कर दी है, जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। इस्माइल साहब की बात करें कि उन्होंने बिगाड़ा है, बहुत बिगाड़ा है, तो बहुत। ना सिर्फ देखिए क्या यहाँ पे कौन कौन आते रहे, हफीज शेख आते रहे बार बार, शौकत तरीन आते रहे, मिफ्ता इस्माइल आते रहे। यहाँ कौन सा कौमी असम्बली का इलेक्टेड बंदा बना है? मिफ्ता इस्माइल को तो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। उनके चचा जो थे ना, सगे चचा हबीब अहमद साहब, 35 साल पहले जब मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सदर था, वो मेरे साथ मैनेजिंग कमेटी के मेंबर थे। मैं उनकी फैमिली को, उनसे मेरा बड़ा तल्लक है। मैं मिफ्ता इस्माइल पे बात नहीं करता, वो तो IMF में काम करते रहे हैं। तो यहाँ हमारा मुल्क जो चल रहा है ना, हम मैनेजिंग कमेटी, हम जो असम्बली के लोग हैं ना, बस बराए नाम मेंबर्स हैं।
मेंबर हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। अच्छा। पूछता ही कोई नहीं है। आप लोगों के सामने हमारी अहमियत है कि आप हमें बुला लेते हो, वो तो हमसे पूछते हमारे नहीं। सामने तो बज़ाहिर इजलास हो रहे थे, तो मुझे आप क्या क्यों पता नहीं सही आप पिक्चर आपने लोगों वोट तक, लिया, आपकी एक रिप्रेजेंटेशन है। आप लोगों पर सही पिक्चर आवाम क्यों नहीं देते? आप तो कहते हो कि आप लोग जिम्मेदार हो। जाऊँ मैं अवाम के साथ, अवाम इसीलिए मुझे आवाम ने तो मोरल, आपको वोट दिया ना, अवाम ने आप मुझे वोट एहतजाज। दिया, वो मेरे से तवक्को करते हैं कि मैं उनके लिए काम करूं, पर मैं किस तरह करूं आप मुझे बता दें। जब पार्टी पूछती ही नहीं है, चंद बंदे। अच्छा, आपने बताया भी आपने 1.5 घंटा कुछ दिनों पहले शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, तो उन्होंने कुछ नोटिस नहीं लिया, कुछ कहा नहीं, मियाँ कुछ नवाज शरीफ से एहतजाज? 1.25 घंटा मैंने मुलाकात की। पिछले जुमेरात को मेरी मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, लेकिन वो मुलाकात हुई, मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू उनको दिए। ठीक है। बात तो सिर्फ ये, जब अमल ही नहीं होगा, जब इकानमी में, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि एक डॉक्टर मिफ्ता का काम नहीं है। हमारी मुईशत इस वक्त वेंटिलेटर पे है, हमारा मरीज़ बहुत ज़्यादा बीमार है। हम सबको एक बोर्ड बनाना पड़ेगा और तवज्जो इस पर नहीं करनी होगी कि इलेक्शन कब हो। वो एक सोलो फैसले ले रहे हैं, आपको लगता है कि वो पाकिस्तानी मईशत के लिए इस वक्त बेहतरीन फैसले नहीं ले रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि मैं तो डिफॉल्ट होने से बचा रहा हूँ इस मुल्क को। भाई उसकी बात भी सुन ले, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मैं पहले दिन से कल तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि ये मेरे पास आए थे, ये कह रहे थे कि 23 रुपया डॉलर बढ़ेगा, ये 55 रुपया बढ़ गया। वो वज़ीर ख़जाना को इतना भी पता नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने कल सारी पार्टियों के इजलास में कहा है कि वज़ीर ख़जाना को इतना भी नहीं पता कि 23 रुपये और 55 रुपये में फ़र्क क्या है। रोज़ तो डॉलर 10 रुपए के हिसाब से रोज़ बढ़ रहा है। इम्पोर्ट का रेट अलग है, मैं तो बिजनेसमैन हूँ ना। एक्सपोर्ट का रेट अलग है, और बैंक पैसे बना रहे हैं, स्टेट बैंक पैसा बना रहा है, स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं है। मुझे बड़ी, जब तक फैसले मिलजुल के, हालात इतने ख़राब है नहीं जितने गलत हाथों में देकर कर दिए गए। सिर्फ यही है, यहाँ गलत नहीं। देखिए, मैंने 12 मई को, जब को हमें सिर्फ 20 दिन हुए थे हुकूमत लिए हुए, एक 25 मिनट की तकरीर की है। यानी उन्होंने ही हमें हालात ख़राब दिए थे, ये हमने और ख़राब कर दिए। वो तकरीर तो 20 दिन हुए थे ना, 20 दिन में तो हमने नहीं पाकिस्तान की इकानमी, मैंने उस वक्त कहा कि वेंटिलेटर पे और सब मिल जाओ, बैठो, इकट्ठे हो जाओ। अगर आपस में आप इख्तलाफ रखोगे, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से और हमारी इकानमी ख़राब हो रही है। हम अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। जी, मैं आपको बड़ा मेटाफोरिकली कहा, हम मिलजुल के हम सब अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। जब तक आप झगड़े की बातें, आप एक दूसरे के इख्तलाफ की बातें करते रहोगे, आपका मुल्क इसका चौथे नंबर पे है जो डिफ़ॉल्ट की लिस्ट है, और हमारी जो इकानमी की सूरत हाल है। आप ये समझते हैं कि अगर मिफ्ता इस्माइल साहब ना हो तो ये इसको डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जा सकता है? अगर कुछ स्ट्रैटेजीज आपको लगता है कि ऐसी हैं? अगर मिफ्ता इस्माइल की बात नहीं, मैं ये कहता हूँ जो कौमी असम्बली के इलेक्टेड है, जो हमारा आईन कहता है कि उसने फैसले करने हैं। फैसले वो, मैं मिफ्ता इस्माइल तो इलेक्टेड नहीं है ना, 2 बार वो तो इलेक्शन हार गए ना, लोगों ने तो उसको वोट नहीं दिए ना, लोग तो उसको नहीं चाह रहे ना। तो मिफ्ता इस्माइल में कौन सी ऐसी बड़ी बात है जो सारे इलेक्टेड लोगों में नहीं है? मैं कहता हूँ कि ये हम अपने आईन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमारा आईन सेनेट के मेंबरों को भी हक नहीं देता कि, क्यों हक नहीं देता? वो चाहता है कि जो डायरेक्टली लोगों के करीब हैं, उनके मसाइल को जानते हैं, वो सर जोड़ के बैठें और वो बजट बनाएं। और हमने अगर ये एक्सपर्ट इतने अच्छे होते तो 35 साल में 33 साल तो यही रहे ना। इन्होंने इकानमी चलाई तो हमारी इकानमी तबाह क्यों हो गई है? ये तो सारे बड़े एक्सपर्ट हैं, दुनिया के एक्सपर्ट। आप ये लगता है कि आप, मतलब आपकी बातों, अच्छी बात ये लगी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बेड़ा गर्क तो पहले था, हमने ज़्यादा कर दिया। सब भी कर रहे हैं। 35 साल पहले 1990 में इंडिया हमसे 4 गुना था, आज इंडिया 11 गुना हो गया। बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट इस वक्त 50 अरब डॉलर है। इंडिया की करेंसी 1990 में हमसे कमज़ोर थी, आज 2.5 गुना मजबूत है। तो ये क्या हमारे एक्सपर्ट, और इस दौरान कोई कौमी असम्बली का मेंबर नहीं फाइनेंस मिनिस्टर बना। यही जो 2-4 एक्सपर्ट है, ये कहाँ से आते हैं, कौन इनको बनाता है? मैं एक सिर्फ और बात करना चाहूँगा, एक किताब है इकनॉमिक हिटमैन, आप वो पढ़ लें। ठीक है। उसमें लिखा ये हुआ है कि वो उन्होंने लिखी है जो बहुत आला ओहदों पे IMF में रहे। उन्होंने ये कहा है कि हम तो जानबूझ के बड़े डेवलपिंग मुल्कों को कर्जे देते हैं ताकि इस नहज पे पहुंच जाएं कि वो कर्जे उतार ना सकें। शर्तें इतनी सख्त रखें और वो मुल्क फेल हो जाए। मुझे ये नहीं, हमने किसने संभालना है मुल्क को? ठीक है, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कैसर अहमद शेख साहब थे। अगर बात को समाप्त करूं
तो इकोनॉमी को बचाने का एक ही तरीका है कि जिन लोगों को इलेक्ट किया गया है अगर वो फैसले करें तो मईशत बेहतर हो नहीं, सकती और है। बाकी भी सारे इदारे और सब मिल के चले इस ठीक वक्त है, मुल्क सबको मिलकर एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, जैसे कि मियां शहबाज शरीफ ठीक है। साहब और हम सब लोग शुरू से कह रहे हैं। ठीक है, सबको मिलकर फैसले करने होंगे और सबको मिलकर एक टेबल पे बैठना होगा। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।